नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एमए फाइनल में जो प्रथम प्रश्न पत्र है साहित्य शास्त्र। उस साहित्य शास्त्र प्रश्न पत्र के प्रथम जो पुस्तक है जिसका नाम है काव्य प्रकाश, और काव्य प्रकाश पुस्तक 50 अंक की है। तो आज हम जो कारिका पढ़ने वाले हैं वह लक्षणा शब्द शक्ति के विषय में है, क्योंकि आपने जो इससे पहले पढ़ा था वह लक्षणा का लक्षण पढ़ा, और लक्षणा का लक्षण कारिका के माध्यम से आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत किया है। और वह कारिका है मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षण आरोपिता क्रिया। अब क्या है, जब आप पढ़ते हैं और जब अंत में पढ़ेंगे तो जो महत्वपूर्ण बात होती है कि आचार्य मम्मट ने लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद किए हैं। तो आप याद रखेंगे कि लक्षणा शब्द शक्ति के आचार्य मम्मट ने क्या है 6 भेद किए हैं। कितने भेद किए हैं? 6 भेद किए हैं। और कहा है, देखिए क्या कहा है, लक्षणा तेन षड्विधा, कि जो लक्षणा शब्द शक्ति है उनके द्वारा कितने प्रकार से बांटी गई है? 6 प्रकार से बांटी गई है। लक्षणा तेन षड्विधा, अर्थात जो लक्षणा शब्द शक्ति है वह 6 प्रकार से बांटी गई है। और जब हम इस पुस्तक काव्य प्रकाश के अनुसार उसका वर्णन देखते हैं तो सबसे पहले तो क्या किया, आचार्य मम्मट ने इसके 2 भेद किए हैं। एक तो शुद्धा लक्षणा, और दूसरा है विद्यार्थियों गौणी लक्षणा। एक शुद्धा लक्षणा और एक गौणी लक्षणा, इस प्रकार से इन्होंने 2 भेद कर दिए। उसके बाद इन्होंने आचार्य मम्मट ने क्या किया कि ये जो शुद्धा है उसके सबसे पहले 2 भेद किए। एक उपादान लक्षणा और दूसरा हो गया लक्षण लक्षणा। इसके बाद जब आप देखते हैं तो पुनः आचार्य मम्मट ने गौणी और शुद्धा के 2 भेद और कर दिए हैं। एक भेद होता है सारूपा, लक्षणा, और एक होता है साध्यवसाना लक्षण। इसी प्रकार से यहाँ गौणी का भी एक भेद है सारूपा लक्षणा, और इसका जो दूसरा भेद है वह है साध्यवसाना लक्षण। इस प्रकार से क्या है देखेंगे आप, 1 2 3 4 5 और 6। तो जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद कर दिए? 6 भेद कर दिए। तो ये जो 6 भेद हैं, जब आप इसको क्रम से पढ़ेंगे विद्यार्थियों तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसको? शुद्धा के जो भेद हैं उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, इनको। तो देखिए उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा का लक्षण करते हुए क्या कहते हैं आचार्य मम्मट? देखिए स्वसिद्धये पराक्षेप, क्या कहते हैं, ये जो कार्य का है विद्यार्थियों ये 10 नंबर की है। और कहा आचार्य मम्मट ने स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम्
स्वसिद्धये पराक्षेपः, परार्थम स्वसमर्पणम। और फिर कहते हैं उपादानम लक्षणम चेत्युक्ता, उपादानम लक्षणम चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा। यह है विद्यार्थियों, क्या कहा, स्वसिद्धये पराक्षेपः, यानी अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप कर लेना। स्वसिद्धये, अपनी सिद्धि के लिए, पराक्षेपः, दूसरे का आक्षेप कर लेना। और परार्थम स्वसमर्पणम, परार्थम कहते हैं दूसरे के अर्थ के लिए अपना समर्पण। तो स्वसिद्धये पराक्षेप, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप कर लेना, ये तो कहलाती है उपादान लक्षणा। और परार्थम स्वसमर्पणम, दूसरे के लिए अपना समर्पण कर देना, वह कहलाती है लक्षण लक्षणा। जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ में आप लिख देंगे कि प्रस्तुत कार्य का आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास से अवतरित है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग में आप लिख देंगे इस कारिका में आचार्य मम्मट लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों का वर्णन करते हुए कहते हैं। फिर आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या में सबसे पहले आपको इसका अर्थ लिख देना है, और अर्थ क्या है, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप करना और दूसरे की सिद्धि के लिए अपने अर्थ को समर्पण कर देना, क्रमशः उपादान लक्षण लक्षणा कहा जाता है। और ये शुद्धा लक्षणा के दो भेद होते हैं, अर्थात जो शुद्धा लक्षणा हैं उस शुद्धा लक्षणा के कितने दो भेद हो जाते हैं, एक तो लक्षण उपादान लक्षणा और दूसरा लक्षण लक्षणा। जब इतना लिख देंगे फिर आप लिखेंगे व्याख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे आप उपादान लक्षणा। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे उपादान लक्षणा, ठीक है। इसको रेखांकित कर देंगे और ये विवरण चिन्ह लगा देंगे, और फिर आप लिखेंगे कि स्वसिद्धये पराक्षेपः, यानी अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप करना, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे उपादानम, उपादान लक्षणा, ऐसे लिख देंगे, और फिर आप विवरण चिन्ह लगा देंगे और लिख देंगे कि उपादान लक्षणा है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप इसको जो बताएंगे वो किसके माध्यम से बताएंगे, उदाहरणों के माध्यम से। उदाहरणों के माध्यम से इसने दो उदाहरण दिए हैं उपादान लक्षणा के। तो देखिए, एक तो उदाहरण दिया है इसमें कुंताः प्रविशन्ति, आचार्य मम्मट ने जो एक उदाहरण दिया वह कौन सा उदाहरण दिया, कुंताः प्रविशन्ति। कुंता कहते हैं भाले को, और भाले प्रवेश कर रहे हैं। तो कुंताः, जो कुंता है शब्द है, जो भाले शब्द है वो कैसा है, निर्जीव शब्द है। तो निर्जीव तो कभी प्रवेश कर नहीं सकता, और कहा क्या है, कुंताः प्रविशन्ति, भाले प्रवेश कर रहे हैं। अब भाले प्रवेश कर रहे हैं तो जो कुंता शब्द होता है वह निर्जीव होता है, और निर्जीव होता है तो उसको अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए जो कुंताधारी पुरुष होते हैं उनका अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। और जब अपनी सिद्धि के लिए दूसरे के अर्थ को ग्रहण किया जाए तो वह कहलाती है आपकी उपादान लक्षणा। यही कहा है स्वसिद्धये पराक्षेपः, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप कर लेना। तो ये जो कुंताः शब्द है, क्योंकि ये निर्जीव शब्द है और कुंताः शब्द है, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए जो कुंताधारी पुरुष होते हैं, जो भाले को धारण करने वाले पुरुष होते हैं, उनके अर्थ को ग्रहण कर लेता है
और इसलिए क्या है, यह उपादान लक्षणा का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दिया, यष्टयः प्रविशन्ति। यष्टयः प्रविशन्ति। यष्टयः कहते हैं लाठी को, और बहुवचन है, यहाँ भी बहुवचन है। लाठियाँ प्रवेश कर रही हैं। अब लाठियाँ प्रवेश कर रही हैं, जैसे कुंतः प्रविशन्ति है, उसी के अनुसार जिस प्रकार से कुंतः निर्जीव हैं, उसी प्रकार से जो लाठियाँ हैं वो भी कैसी हैं, निर्जीव हैं। और इसलिए जो लाठी धारण करने वाले पुरुष हैं, यष्टयः प्रविशन्ति, लाठियाँ प्रवेश कर रही हैं, तो जो लाठी को धारण करने वाले पुरुष हैं उनका यहाँ ग्रहण करना पड़ेगा। और जब ग्रहण करना पड़ेगा तो यह कहलाएगी आपकी उपादान लक्षणा। स्वसिद्धये पराक्षेप, अपनी सिद्धि के लिए जहाँ पर दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लिया जाता है, दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है, वहाँ शब्द शक्ति होती है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। तो दोनों उदाहरण हमारे ऐसे हैं, कुंतः प्रविशन्ति, यष्टयः प्रविशन्ति। भाले प्रवेश कर रहे हैं, लाठियाँ प्रवेश कर रही हैं। तो ना तो लाठियाँ प्रवेश कर सकती हैं और ना ही भाले प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही वस्तुएं निर्जीव हैं, और दोनों वस्तुएं निर्जीव हैं, इसलिए दोनों ही वस्तुएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं। अब इसके अर्थ को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो कुंता धारण करने वाले, यानी जिसके हाथ में कुंता हैं, भाले हैं, ऐसे उन कुंताधारी पुरुषों का, और जिनके हाथ में लाठियां हैं, ऐसे उन लाठीधारी पुरुषों का ग्रहण करना पड़ेगा, तब यह अर्थ सिद्ध होगा। और जहां अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है, उस शब्द शक्ति को कहते हैं हम उपादान लक्षणा शब्द शक्ति। और किसका भेद है ये? शुद्धा लक्षणा का। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, जो शुद्धा का दूसरा भेद किया आचार्य मम्मट ने, दूसरा कौन सा भेद किया है? लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा। अब लक्षण लक्षणा में क्या पढ़ा आपने? परार्थम स्वसमर्पणम। जहां दूसरे के अर्थ के लिए अपने अर्थ को समर्पित कर दिया जाए, यानी जहाँ दूसरे के अर्थ को सिद्ध करने के लिए अपने अर्थ का समर्पण कर दिया जाता है, वहाँ लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। क्या कहा? परार्थम। परार्थम कहते हैं दूसरे के अर्थ के लिए स्वसमर्पणम, जहाँ अपना समर्थन कर दिया जाए, अपना समर्पण कर दिया जाए, वह कहलाती है आपकी लक्षण लक्षणा शुद्धा शब्द शक्ति। अब उदाहरण दिया इन्होंने, गंगायाम घोषः, कि गंगा में घोषियों की बस्ती है। कौन सा उदाहरण दिया? गंगायाम घोषः, कि गंगा में घोषियों की बस्ती है। अब क्या है, गंगायाम से तात्पर्य क्या है? जो गंगा की बहती हुई धारा है, उसमें क्या है? घोषियों की बस्ती है। तो बहती धारा में तो हो ही नहीं सकते, तो इसमें क्या कहते हैं मम्मट कि गंगायाम घोषा इत्यत्र तटस्य घोष अधिकरणत्व सिद्धे गंगा शब्द स्वार्थम अर्पयति इत्येवं आदौ लक्षणेन लक्षणा। क्या कहा कि गंगायाम घोषा, गंगा में घोषियों की बस्ती है, तो गंगा नदी में तो घोषियों की बस्ती हो नहीं सकती। कहाँ पर होगी घोषियों की बस्ती? घोषियों की बस्ती होगी गंगा के तट पर। तो गंगा जो शब्द है वह गंगा के तट को अधिकरण करने के लिए अपने अर्थ को गंगा के तट में अर्पित कर देता है, और जहाँ दूसरे की सिद्धि के लिए अपने अर्थ को अर्पित कर दिया जाए, वह शब्द शक्ति कहलाती है आपकी
लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। और इसी प्रकार से जो अन्य उदाहरण होंगे वहाँ पर भी हमको इसी प्रकार से मान लेना है। तो आपको इन उदाहरणों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं उनमें इन चीज़ों को पूछ लिया जाता है। तो देखिए एक बार पुनः देख लें कि परार्थम स्वसमर्पणम, जहाँ अपने अर्थ की सिद्धि के लिए जहाँ दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ को अर्पित कर दिया जाता है तो वह कहलाता है आपका लक्षण लक्षणा। जैसे गंगायाम घोषा, गंगा में घोषियों की बस्ती है, तो गंगा की बहती हुई धारा में घोषियों की बस्ती तो हो नहीं सकती। कहाँ पर होगी गंगा घोषियों की बस्ती? गंगा के तट पर। तो ये जो गंगा शब्द है ये अपने अर्थ को गंगा तट, गंगा तटे घोषा यानी गंगा के तट में अर्पित कर देता है। और यहाँ जब दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ को जब अर्पित कर दिया जाए तो वह कहलाता है आपका लक्षण लक्षणा भेद। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। इस प्रकार से ये जो लेक्चर था इसमें हमारी दो शब्द शक्तियाँ स्पष्ट हो गई, एक लक्षण लक्षणा और एक उपादान लक्षणा। तो उपादान लक्षणा के दो उदाहरण थे, कुंताः प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति, और लक्षण लक्षणा का एक उदाहरण था गंगायाम घोषा। इस प्रकार से हमारे जो दोनों भेद हैं शुद्धा के वो स्पष्ट हो जाते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।